बरगनौ में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों को एक बार पुनः मेरे यूट्यूब चैनल में वेलकम है। आज हम लोग यहाँ अर्थशास्त्र के रूप में जो दूसरे अध्याय है, इस दूसरे अध्याय में देखेंगे कि मानव एक संसाधन है और मानव एक संसाधन है तो इस संसाधन के प्रति यानी कि सबसे पहले हम समझेंगे कि संसाधन क्या होता है, संसाधन किसे कहते हैं, तब हम समझेंगे कि मानव एक संसाधन है या मानव एक संसाधन नहीं है। इन तमाम बातों का अगर हम विश्लेषण करने का प्रयास करेंगे तो इसमें ज़रूरी ये बात हो जाता है कि संसाधन होता क्या है। तो संसाधन जैसे आप जानते हैं कि अगर हम किसी भी कार्य को करने में जिस वस्तु का, जिस व्यवस्था का सहयोग लेते हैं और सहयोग लेकर उससे अपने कार्यों को करने में हम सहयोग प्राप्त करते हैं, उस सहयोग प्राप्त करने वाले वस्तु को हम संसाधन कहते हैं। तो मानव क्या संसाधन के रूप में प्रयुक्त होता है या नहीं होता है? यदि होता है तो मनुष्य एक संसाधन है और नहीं होता है तो मनुष्य एक संसाधन नहीं है। बात समझ में आ रही है ना? तो जैसे मनुष्य बहुत कार्यों के लिए उपयोगी है और बहुत कार्यों के लिए उपयोगी है, तो इस बात पे आगे हमें जिक्र मिलेगा। कई बातों को हम यहाँ पे देखेंगे और बातों के माध्यम से हम समझेंगे कि मानव कैसे संसाधन है। क्योंकि अगर हम संसाधन के इस पाठ के बारे में, इसके उद्देश्य की बात करें, इसके उद्देश्य की चर्चा करते हैं, तो हम जानते हैं कि किसी भी देश की विकास की अगर बात किया जाता है, विकास के बारे में समझा जाता है, तो इसमें सबसे जरूरी बात यह होता है कि विकास के संबंध में सबसे जरूरी बात यह होता है कि समुचित रूप से संसाधन का प्रयोग उस देश में यदि हो रहा है तो समझिए कि उस देश का समुचित विकास होगा। और उस देश का जहाँ उसका समुचित विकास नहीं हो रहा है, उसका सही ढंग से हम कहेंगे कि उस देश का डेवलपमेंट रुक जाएगा या अवरुद्ध हो जाएगा। संसाधन का खासकर अत्यधिक उपयोग हेतु मानवीय पूंजी का मजबूत होना जरूरी होता है। मानव संसाधन के रूप में है, इस बात को समझने से पहले हम इस बात को जरूर जानेंगे कि मानवीय पूंजी का जो उपयोग होता है, यह मानवीय पूंजी का उपयोग सबसे मजबूत अवस्था में होना चाहिए। अगर जहां मानवीय पूंजी का उपयोग नहीं होता है, समझिए उस देश का विकास अवरुद्ध तो होगा ही, अवरुद्ध तो होना तय है। क्योंकि मानवीय पूंजी मुख्य रूप से आप देखेंगे कि भोजन के रूप में, वस्त्र के रूप में, आवास के रूप में, शिक्षा के रूप में भी देख सकते हैं, स्वास्थ्य के रूप में देख सकते हैं, प्रशिक्षण के रूप में देख सकते हैं, सूचना तकनीक और भी प्रबंधन इत्यादि संबंध में आप मानव को देख सकते हैं कि यह सभी कार्य जो होते हैं यह मानव पर ही निर्भर करता है। जबकि संसाधन की बात अगर हम करें तो हमारे भौतिक जो पूंजी होते हैं, इस भौतिक पूंजी और इस तकनीक के माध्यम से, या भौतिक पूंजी और तकनीक के माध्यम से यह जो भी हम समझने का प्रयास करेंगे तो भौतिक पूंजी की ओर ही यह इंगित करता है। इस आधार पर भौतिक और मानवीय पूंजी का जो जिक्र किया गया, इसमें दोनों में आप काफ़ी डिफरेंसेस पाएंगे। और ऐसे डिफरेंस में मानवीय पूंजी एक सजीव और सक्रिय क्रिया के रूप में समझ सकेंगे आप, जबकि भौतिक पूंजी जो होता है वह निर्जीव और निष्क्रिय के रूप में आप समझ सकते हैं। भौतिक पूंजी खासकर ऐसे उत्पाद को उसे सक्रिय करने में मानवीय पूंजी की एक अहम भूमिका आपको देखने के लिए मिलेगा। मनुष्य में खासकर छुपी हुई क्षमता को प्रखर करने के लिए उसे मजबूत करना एक नितांत जरूरी बातें आपके बीच में प्रस्तुत होगा। क्योंकि इसी उद्देश्य से हम इस अध्याय में हम जिक्र करेंगे कि जो अध्याय है, इस अध्याय में मानवीय पूंजी के विभिन्न जो आयाम है, इस आयामों पर हम अलग अलग ढंग से प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे। प्रस्तुत अध्याय में जो मानव एक संसाधन के रूप में है, मानवीय पूंजी को कैसे समृद्ध किया जाए, किस पर चर्चा किया जाए, जिसमें मानवीय पूंजी जितना समृद्ध होगा उतना ही देश का और राज्य की प्रगति आगे बढ़ेगा। यानी देश और राज्य की प्रगति के साथ साथ मानव का जीवन स्तर भी ऊंचा हो सकेगा। तो मानवीय पूंजी पे ध्यान देना देश के लिए भी जरूरी होता है। तो इसमें हम समझेंगे इस बात को कि मनुष्य एक संसाधन के रूप में कैसे है, मनुष्य को संसाधन के रूप में हम कैसे माने, तो इसका सीधा सा अर्थ होगा। सीधे से अर्थों में देखेंगे देश की जो कार्यशील जनसंख्या है, इस देश के जिस देश में हम रहते हैं उसके कार्यशील जनसंख्या का कौशल और योग्यताएं, जब व्यक्ति राष्ट्रीय उत्पाद के सृजन में अधिक योगदान करने की दृष्टि से योग्यताएं रखता है या कौशल प्राप्त कर लेते हैं, तो वे एक संसाधन के रूप में कहे जा सकते हैं, एक संसाधन बोले जा सकते हैं। अर्थात हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जब किसी भी व्यक्ति में शिक्षा की बात करें, आप स्वास्थ्य और प्रशिक्षण के रूप में आप समझें,
इसी में निवेश किया जाता है तो प्रशिक्षण के रूप में, दक्षता के रूप में और कौशल वे हासिल कर लेते हैं तो वह व्यक्ति राष्ट्र की संपत्ति बन जाता है। जिसमें ऐसी स्थिति में वह अशिक्षित रूप में आप देखें, अप्रशिक्षित रूप में देखें, अज्ञानी रूप में देखें, अकुशल रूप में देखें और अस्वस्थ और कमजोर व्यक्ति की अपेक्षा अगर हम देखते हैं तो शिक्षित के रूप में, प्रशिक्षित के रूप में, कुशल के रूप में आप देखेंगे, ज्ञानी के रूप में विशिष्टता प्राप्त व्यक्ति की उत्पादकता जो होती है वह बिल्कुल अधिक होती है और अर्थव्यवस्था की जो चतुर्मुखी विकास होता है इसी में इसका योगदान अधिक भी होता है। जैसे इसका उदाहरण अगर आप प्रस्तुत करके दिखाया जाए तो मानव जो है, मानव कैसे एक पूंजी है कि जिस तरह से देश अपने लिए भौतिक संसाधनों को कारखानों के माध्यम से भौतिक पूंजी के रूप में परिवर्तित कर देता है, उसी प्रकार आप देखेंगे कि उसी तरह से छात्र रूपी मानव संसाधन को अगर हम कहें तो अभियंता के रूप में छात्र मिलेंगे, आपको डॉक्टर के रूप में मिल जाएंगे, फिर वकील के रूप में मिलेंगे, शिक्षक के रूप में मिलेंगे, इत्यादि रूपों में परिवर्तित कर देते हैं। अर्थात हम इस शब्द में कहेंगे कि मानव को संसाधन के रूप में परिवर्तित करने के लिए मुश्किल से इसमें निवेश की आवश्यकता पड़ती है और निवेश के रूप में यहाँ ऐसे भोजन के रूप में, वस्त्र के रूप में, आवास के रूप में, स्वास्थ्य के रूप में, फिर आप प्रशिक्षण के रूप में आप देख सकते हैं। और प्रस्तुत जैसे आज का समाज है, इस समाज में हम देख सकते हैं, पुराने समाज में भी देख सकते हैं, आने वाले समाज में भी देखेंगे कि ये मानव जो है संसाधन के रूप में कैसे प्रयुक्त होता है, कैसे संसाधन के रूप में। तो इसके बाद अगर हम देखते हैं कि यहाँ भौतिक और मानवीय पूंजी की बात, तो भौतिक और मानवीय पूंजी में दो, यानी मानव एक संसाधन के रूप में, जैसे हमने देखा कि मानव एक संसाधन के रूप में है और जब मानव संसाधन के रूप में है तो इसमें भौतिक और मानवीय पूंजी की बात करें तो यहाँ भौतिक और मानवीय पूंजी में जैसे हम कह सकते हैं एक प्रश्न के रूप में जो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा आपके लिए कि भौतिक पूंजी और मानवीय पूंजी में क्या अंतर है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल, यानी कि फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल के बीच में क्या डिफरेंसेस है। तो इसके बीच में हम डिफरेंसेस को इस प्रकार से जिक्र कर सकते हैं। एक देंगे यहाँ भौतिक पूंजी के रूप में देंगे, यानी ये आपका होगा भौतिक पूंजी। भौतिक पूंजी का मतलब यहां देख रहे हैं कि फिजिकल कैपिटल आपका हो जाएगा। अब फिर यहां देखेंगे कि मानवीय पूंजी जो होगा, मानवीय पूंजी, तो मानवीय पूंजी में जब देखेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा कि ह्यूमन कैपिटल, यानी ह्यूमन कैपिटल और फिजिकल कैपिटल में क्या डिफरेंस है, तो इसके बारे में जब हम जिक्र करेंगे तो इसे पॉइंट दर पॉइंट अलग अलग समझ सकते हैं, अलग अलग इसका हम जिक्र कर सकते हैं। जिसमें एक नंबर अगर पॉइंट में हम देखते हैं तो भौतिक पूंजी जो होता है, यानी यहाँ भौतिक की तरफ हम डील करेंगे कि भौतिक पूंजी जो होता है वह क्या होता है, उत्पादन का एक निष्क्रिय साधन होता है जिसे हम पैसिव रिसोर्सेज के नाम से जानेंगे, पैसिव रिसोर्सेज होता है। और वहीं देखेंगे कि यहाँ मानवीय पूंजी में, तो मानवीय पूंजी जो होता है वो क्या होता है कि मानवीय पूंजी उत्पादन का एक सक्रिय साधन होता है। इन सक्रिय साधन का मतलब कि यहाँ एक्टिव रिसोर्सेज के रूप में आप कह सकते हैं कि यहाँ ह्यूमन कैपिटल इज एक्टिव रिसोर्सेज, यानी कि इस तरह से। फिर यहाँ दूसरे बिंदुओं पर देखेंगे, दूसरे बिंदु में देखेंगे कि भौतिक पूंजी, तो भौतिक पूंजी अगर हम कहें तो ऐसे एक तरह का टेंजिबल के रूप में प्रयोग किया जा सकता है, यानी कि मूर्त रूप में देखा जा सकता है जिसे बाजार से लाया जा सकता है। ठीक है, इसी तरह यहाँ मानवीय पूंजी में जब देखेंगे दूसरे पॉइंट में, तो मानवीय पूंजी जो होता है वह यहाँ इनटेंजिबल के रूप में प्रयोग किया जा सकता है, या अर्थात यहाँ अमूर्त रूप में देख सकते हैं। केवल अगर हम कहें कि जिसे बाजार में बेचा नहीं जा सकता है, और इस तरह से केवल मानवीय पूंजी को सर्विस के लिए ही खरीदा या बेचा जा सकता है, यानी कि सेवाओं के लिए ही खरीदा या बेचा जा सकता है। तीसरे बिंदुओं पर अगर जिक्र करते हैं तो भौतिक पूंजी को इसके अगर स्वामी जो होते हैं, यानी भौतिक पूंजी के जो ऑनर होते हैं, इससे अलग किया जा सकता है, लेकिन मानवीय पूंजी जो होता है इससे अलग, यानी उसके स्वामी को इससे अलग नहीं किया जा सकता है। चौथे बिंदुओं पर देखें कि भौतिक पूंजी में, तो भौतिक पूंजी के चौथे बिंदुओं पर जब जिक्र करेंगे तो भौतिक पूंजी जो होता है यह देश के अंदर पूर्ण रूप से अगर कहा जाए तो परफेक्टली मोबाइल की तरह होता है, यानी गतिशील होता है। और वहीं आप यहाँ देखेंगे कि मानवीय पूंजी जो होता है, मानवीय पूंजी पूर्ण रूप से गतिशील नहीं होता है, यानी नॉट परफेक्टली मोबाइल की तरह होता है। या राष्ट्रीयता तथा संस्कृति, यानी कि आपके नेशनलिटी जो होता है एंड कल्चर से बिल्कुल बाधित होती है। पांचवें बिंदुओं पर अगर आप देखते हैं भौतिक पूंजी में,
तो भौतिक पूंजी जो होता है समय के साथ साथ लगातार क्या होता है कि इसमें प्रयोग होने के कारण इसमें अक्सर क्या होता है कि डिप्रेशन का यह शिकार होता है, यानी इसमें ह्रास की स्थिति बनी रहती है। और वहीं आपका मानवीय पूंजी जो होता है, मानवीय पूंजी में उम्र बढ़ने का साथ इसमें ह्रास हो सकता है, लेकिन शिक्षा तथा अगर स्वास्थ्य से लगातार निवेश में इसकी क्षतिपूर्ति की जा सकती है। जब शिक्षा हो या निवेश किया जाए तो इसकी पूर्ति लगातार की जा सकती है। इसके भौतिक पूंजी के अगर हम छठे बिंदुओं पर विचार करते हैं, छठे इसका डिफरेंसेस देखते हैं, तो भौतिक पूंजी में या भौतिक पूंजी से इसके जो स्वामी होते हैं, स्वामी को निजी लाभ यानी कि प्राइवेट बेनिफिट हो सकता है। वहीं जो होता है मानवीय पूंजी से इसके स्वामी को यहाँ प्राइवेट बेनिफिट भी होता है तथा साथ ही साथ यह भी होता है कि समाज को सामाजिक लाभ भी प्राप्त हो जाता है। तो आपने देखा यहाँ कि मानवीय पूंजी और भौतिक पूंजी में क्या डिफरेंसेस हुआ, क्या अंतर हुआ। अब इसी तरह से आप अगले जिक्र इस अध्याय के अगले हिस्से में जब आप प्रवेश करते हैं तो उसमें देखेंगे कि मानवीय पूंजी निर्माण अथवा अगर हम कहें कि मानवीय पूंजी जो है निर्माण अथवा मानवीय साधनों का एक विकास का प्रारूप होता है, तो ये कैसे हम साबित करेंगे, कैसे हम इसको दर्शाएंगे कि मानवीय पूंजी जो होता है या निर्माण के साथ साथ अगर कहा जाए मानवीय साधनों का विकास होता है, तो मानव का यानी संसाधन के रूप में परिवर्तन आप देखेंगे कि शिक्षा हुआ, स्वास्थ्य हुआ, शिक्षा के साथ स्वास्थ्य की स्थिति आता है, फिर आपका प्रशिक्षण की बात आता है, फिर सूचना तकनीक इत्यादि के द्वारा आप देख सकते हैं इससे कि पूंजी के मुख्य रूप से दो रूप होते हैं। जो अभी यहाँ जिक्र किया गया पूंजी का दो रूप होता है, एक भौतिक पूंजी और दूसरा मानवीय पूंजी। उत्पादन बढ़ने के साथ जब मशीन की स्थिति होता है, औजार की स्थिति होता है, उपकरण होता है, फैक्ट्री होता है, फैक्ट्री की इमारतें होती है, कच्चे माल होते हैं इत्यादि का उपयोग यहाँ किया जाता है, तो यह भौतिक पूंजी के रूप में कहे जा सकते हैं। यानी कि इसकी परिभाषा के रूप में हम समझें भौतिक पूंजी, तो जो भी हम ऐसे वस्तुओं का इस्तेमाल करते हैं उसे हम क्या कहेंगे, भौतिक पूंजी कहेंगे। लेकिन जैसे ही ज्ञान कौशल के द्वारा मनुष्य का उपयोग किया जाता है तो वह मानवीय पूंजी कहलाता है, क्योंकि जिसके विभिन्न स्रोतों को अगर हम देखना चाहें तो हम नीचे देख सकते हैं कि जैसे हम भोजन के रूप में देख सकते हैं, वस्त्र के रूप में देख सकते हैं, आवास के रूप में देख सकते हैं, शिक्षा के रूप में देख सकते हैं, प्रशिक्षण के रूप में समझ सकते हैं, सूचना तकनीक के माध्यम से या प्रबंधन के रूप में हम समझ सकते हैं। ऐसी स्थितियों में अगर हम भोजन की जिक्र करते हैं तो मनुष्य को जीवित और स्वस्थ रहने के लिए आपको तो पता है कि भोजन की जरूरत है, भोजन की आवश्यकता होता है। बिना भोजन का मानव जो होता है कभी जिंदा रह ही नहीं सकता है। जब मनुष्य भूखा होगा तो पेट भरने की चिंता में लगा रहेगा, इसके अतिरिक्त अन्य मानसिक स्तर की क्रिया नहीं कर सकेगा। इसलिए भोजन मानव के रूप में कहा जाता है कि मानव संसाधन का एक प्रमुख आवश्यक हिस्सा बन जाता है। फिर अब वस्त्र के रूप में समझते हैं कि वस्त्र की क्या आवश्यकता है। तो जब मनुष्य को भोजन की पूर्ति हो जाती है तो वह शरीर ढकने हेतु कपड़े की मांग करता है, और जब कपड़े मनुष्य के लिए वस्त्र जो होते हैं, भारत जैसे इस बदलते मौसम वाले देश में भी एक आवश्यक मांग है। यह एक अलग बात है कि ठंडी जगह में अधिक वस्त्र और गर्म जगह में कम वस्त्र की जरूरत पड़ती है। तो इस तरह से यह वस्त्र होना, चाहे जितना भी जरूरत पड़ता है, वस्त्र होना मानव के लिए अनिवार्य हिस्सा है, अनिवार्य संसाधन है। फिर हम आवास की बात करें तो मनुष्य की तीसरी और अनिवार्य मांग जो होता है, सर को छिपाने के लिए, सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, धूप हो, कोई भी मौसम हो, सभी मौसमों में अपने आप को छुपने के लिए, सर को छुपाने के लिए क्या चाहिए कि आवास की जरूरत है, जिसमें मनुष्य अपने आप को बदलते हुए मौसम में सुरक्षित रखने की स्थिति में आ सकता है। तो इस तरह स्वास्थ्य, अगर हम कहें ऐसे कि स्वास्थ्य शरीर यानी स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। यह बात तो आप जानते हैं कि स्वस्थ शरीर अगर होगा तो ही आपका स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होगा। अगर आपका शरीर स्वस्थ ही नहीं होगा, सपोज करिए कि यदि आपके माथे में दर्द हो तो क्या आपको पढ़ने का मन करेगा? कदापि नहीं करेगा। इसलिए स्वस्थ शरीर होगा तो आपको स्वस्थ मन का भी विकास होगा, स्वस्थ मस्तिष्क का भी विकास होगा। आप अगर स्वस्थ नहीं रहेंगे तो आप अपने मानसिक स्तर को भी सही ढंग से इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। अर्थात अगर कहा जाए कि मनुष्य का अच्छा स्वास्थ्य है उसकी सबसे महत्वपूर्ण पूंजी के रूप में हम कह सकते हैं कि मनुष्य का स्वास्थ्य है। अगर आप स्वस्थ हैं, हट्टे कट्टे हैं, तंदुरुस्त हैं, भले चंगे हैं, तो आप समझिए कि आपका सबसे बड़ा पूंजी तो यही है, क्योंकि आप हट्टे कट्टे हैं, स्वस्थ हैं, मस्तिष्क आपका सही काम कर रहा है, तो आप समझिए कि दुनिया का सबसे बड़े से बड़े पूंजी को भी आप इकट्ठा कर सकते हैं, क्योंकि यही दुनिया का सबसे बड़ा पूंजी है। और इससे खर्च कर बढ़ोतरी करना मानव को एक महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में परिवर्तन कर देना है। और एक स्वस्थ व्यक्ति अन्य समाज में जो होता है वह एक अच्छा उन्नति करने का साधक बन जाता है। और इस तरह से क्या होता है कि अन्य सामान्य व्यक्ति की अपेक्षा निश्चित रूप से वो अच्छा काम करेगा
और देश के विकास में अपना महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाएगा। अतः हम यहाँ स्वास्थ्य पर व्यय मानव पूंजी के निर्माण की अगर बात करते हैं तो इसका एक महत्वपूर्ण स्रोत हम समझ सकते हैं। फिर आप देखेंगे कि आपने देखा कि भोजन हो गया, वस्त्र हो गया, आवास हो गया, इसके बाद आपके महत्वपूर्ण हिस्सों में शिक्षा की जरूरत होता है। तो शिक्षा का क्या जरूरत है? तो मानवीय पूंजी में अगर हम कहें शिक्षा का अगर योगदान की बात, तो शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान है। शिक्षा वह माध्यम है जिससे व्यक्ति मानव पूंजी के रूप में अपने आप को समृद्ध होते हुए नजर आता है। इसलिए व्यक्ति जो भी होते हैं, जिस तरह के भी व्यक्ति हों, व्यक्ति अपने विकास और देश के विकास को बढ़ाने के लिए शिक्षा पर ज़्यादा से ज़्यादा व्यय करने का काम करता है। जिस तरह से कंपनियां जो होती है, कंपनियां एक निश्चित राशि के माध्यम से यहाँ निश्चित लाभ के लिए, वह अपने निश्चित लाभ प्राप्त करने के लिए पूंजी वस्तुओं पर वह व्यय करती है। उसी तरह से शिक्षा जो होता है मानवीय पूंजी की क्षमता बढ़ाकर अगर कहा जाए कि अधिक उत्पादक बना देता है। जैसे आप एक अर्थशास्त्री का नाम लेंगे कि प्रोफेसर अमर्त्य सेन जो नोबेल पुरस्कार विजेता के रूप में भी रहे हैं, इन्होंने शिक्षा को मानवीय पूंजी के रूप में समृद्ध करने के लिए प्राथमिक शिक्षा को नागरिक का ऐसे मूल अधिकार बनाने पर विशेष जोर दिया था। और विगत वर्षों के आर्थिक विकास के बाद भी भारत में शिक्षा जो शिक्षितों की संख्या है, इसमें पर्याप्त वृद्धि नहीं हो सकी है। अगर हम इसे तालिका के रूप में समझने का प्रयास करें तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि आप देखेंगे 1951 के आंकड़ों को अगर समझते हैं तो यहाँ व्यक्ति का जो यहाँ शिक्षा का स्तर है, इस शिक्षा का स्तर 18.3% हुआ करता था। 1951 ईस्वी के समय में 18.3%, जिसमें अगर पुरुषों का हम अलग करें तो पुरुषों का 27.2% था और महिलाओं का जैसे देखेंगे तो 8.9% था। फिर आप एक दशक के बाद देखेंगे कि 1961 ईस्वी में जो आकलन किया गया, तो 1961 ईस्वी में शिक्षा का जो दर था वह 28.3% था, यानी 10% का इजाफा हुआ इसमें। और 10% की इजाफा होने के साथ आप देखेंगे कि इसमें पुरुषों का जो था यह 40.4% था और महिलाओं का शिक्षा दर जो था 15.3% था। फिर आप 10 वर्षों के अंतराल में देखेंगे, यानी कि एक दशक के बाद देखेंगे 1961 के बाद 1971 ईस्वी के समय में, तो आप पाएंगे यहाँ कि शिक्षा का दर जो था वह 34.5% था। अर्थात यहाँ पे 6% की वृद्धि हुआ, 6.2% की वृद्धि हुआ एक दशक में, यानी 34.5% था। जिसमें पुरुषों का अगर हम तुलना करें तो 46% था और महिलाओं की तुलना करें तो यहाँ 22% महिलाओं का दर था। फिर आप इसके एक दशक के बाद देखेंगे 1981 ईस्वी में, तो 1981 ईस्वी में देखते हैं तो इसमें 43.6% शिक्षा का रेशियो था हमारे भारत का, जिसमें पुरुषों का रेशियो देखेंगे तो 56.4% था, वहीं महिलाओं का रेशियो देखेंगे तो 29.8% था। अर्थात यहाँ पे लगभग आपका 9.2% का इजाफा यहाँ कुल में देखा जा सकता है। फिर आप एक दशक के बाद देखेंगे 1991 ईस्वी में, तो 1991 ईस्वी में आपके जो यहाँ शिक्षा का स्तर भारत का था वह 52.2% था, यानी कि इसमें भी इजाफा ठीक ठाक हुआ। और जिसमें पुरुषों का 64.2% था और स्त्रियों का जो था 39.3% था। तो इस तरह से अगर इसके एक दशक के बाद देखेंगे 2001 ईस्वी का आंकड़ा, तो इसमें शिक्षा का जो दर था भारत में वह 65.4% था, जिसमें महिलाओं का था 75.9% और पुरुषों का यहाँ पुरुषों का था 75.9% और महिलाओं का था 54.2%। तो आपने देखा यहाँ पे कि इस तरह से शिक्षा का रेशियो, यानी प्रत्येक दशक में 2011 में फिर देखेंगे, 2021 में देखेंगे, तो ऐसे रेशियो इसका वृद्धि होते हुए आगे बढ़ते चला गया है और शिक्षा का स्तर बढ़ा है। तो इस तरह शिक्षा का एक रूप होना भी हमारे लिए संसाधन का एक शिक्षा संसाधन के रूप में हमने देखा। यहाँ पे 3 बिंदुओं को मैंने चर्चा किया, जिसमें सबसे पहला बिंदु हम लोगों का हुआ कि यहाँ भोजन के रूप में हुआ, दूसरा बिंदु आपका हुआ वस्त्र के रूप में, तीसरा बिंदु हुआ आवास के रूप में, चौथा बिंदु हुआ आपका शिक्षा के रूप में। इसके बाद आप अगले बिंदु पर देखेंगे तो यह होगा आपका प्रशिक्षण के रूप में। तो प्रशिक्षण के रूप में किस प्रकार से सुविधाएं मिलता है, कैसे प्रशिक्षण मानव के लिए एक संसाधन है। तो शिक्षा के द्वारा यदि हम समझते हैं इस बातों को, तो शिक्षा के द्वारा हम सिर्फ अपने किताबी ज्ञान को बढ़ाने में सहयोग पा सकते हैं। इसके साथ हम ज्ञान को कौशलता के साथ जोड़ने की बात करें तो जोड़ने के लिए मनुष्य को विशेष ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है, यह बात आपको भी मालूम है।
और यह बात अगर नहीं मालूम है तो आप बेहतर ढंग से समझें कि जब किसी खास काम के लिए विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है व्यक्तियों को, तो उसे तकनीकी ज्ञान से जोड़ते हैं, क्योंकि प्रशिक्षण की जरूरत होती है। आधुनिक युग में बढ़ते हुए मांग को देखते हुए प्रशिक्षण की आवश्यकता और बढ़ चुकी है, क्योंकि हमें विश्व के बाजारों में के बीच में जो कुशल, यहाँ अपने को कुशल दिखाना है, कुशल साबित करना है, तो प्रशिक्षण की जरूरत है। आप सपोज करिए कि यदि पढ़ रहे हैं और हम पढ़ा रहे हैं, तो हम लोग को पढ़ाने के लिए भी प्रशिक्षण की जरूरत है। जो व्यक्ति प्रशिक्षण नहीं किया हुआ है या जो व्यक्ति प्रशिक्षण से मुक्त है, वह सरकारी विद्यालयों में तो जा भी नहीं सकता है, क्योंकि प्रशिक्षण युक्त व्यक्ति जो होता है उसके अंदर पढ़ाने की कौशल कुछ अलग ढंग की होती है, पढ़ाने की शैली अलग ढंग की होती है। वो अपने शैली का सही ढंग से इस्तेमाल करता है, बच्चों के साथ किस तरह से व्यवहार करना चाहिए, कैसे उससे पेश आना चाहिए, बच्चों को कैसे समस्याओं से समाधान कराना चाहिए। तो इन तमाम चीज़ों का आप प्रशिक्षण के माध्यम से अध्ययन कर सकते हैं। लगातार आप अभ्यास के माध्यम से भी, यानी कि अनुभव के आधार पर भी कर सकते हैं। तो ऐसे स्थितियों में अगर आप देखते हैं कि प्रशिक्षण होना जरूरी है, मान लीजिए कि सेना है, सेना को प्रशिक्षण नहीं दिया जाए, राइफल दे दिया जाए, तो क्या वो युद्ध स्तर पे युद्ध के लिए तैयार हो पाएगा, सहमत हो पाएगा? कदापि संभव नहीं है। किसी भी काम को करने के पहले प्रशिक्षण की जरूरत होती है, प्रशिक्षण होना जरूरी होता है। तो भारत में अगर हम देखते हैं कि मानवीय पूंजी अथवा पूंजी निर्माण तथा अगर हम कहें मानवीय संसाधनों के विकास के रूप में, तो सबसे पहले हम ऐसे भारत के मानवीय पूंजी के संसाधनों के विकास के रूप में हम समझते हैं, तो भारत की विकास जो है, योजनाओं का अंतिम उद्देश्य मानवीय पूंजी अथवा मानवीय जो साधन है इसका विकास करना सबसे अधिक जरूरी है। क्योंकि दीर्घकाल में आर्थिक सुधारों के माध्यम से, जो आर्थिक सुधार का मतलब आप समझ रहे हैं कि इकोनॉमिक जो रिफॉर्म्स हैं, इसके माध्यम से इसे सफल बनाने का प्रयास किया जा सकता है। इसके साथ देश में विगत अगर हम कहें कि कुछ वर्षों से मानवीय पूंजी का, मानवीय संसाधन के विकास में सराहनीय सफलता भले ही मिली है, जिसका पता अगर जनसंख्या संबंधी बेहतर सूचकों या साक्षरता और शिक्षा दर में जो स्वास्थ्य सुविधाओं के स्तर आदि से हम लगा सकते हैं, इससे पता कर सकते हैं। तो वास्तव में हम कहें तो जीने की औसत आयु, साक्षरता दर की स्थिति, जन्म दर, मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर आदि पर मानवीय जो विकास है, इसके सूचकांक जो इंडिकेटर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट की अगर हम जिक्र करते हैं, तो इसमें मानवीय जो विकास है यानी ह्यूमन डेवलपमेंट, तो इन सूचकों के आधार पर हम भली भांति इस बात को कह सकते हैं कि मानव में जो मानवीय साधन है यानी ह्यूमन रिसोर्सेस, इसके विकास की प्रगति के लिए यानी इसके प्रोग्रेस हुई है। अगर हम इसे अलग ढंग से समझने का प्रयास करते हैं तो हम देखेंगे कि जैसे 1951 ईस्वी का अगर हम जिक्र करते हैं, तो जीने का जो औसत आयु हुआ करता था वो 32.1% था, साक्षरता दर का प्रतिशत 18.3% था, वहीं जन्म प्रति हजार के रूप में 39.9% हुआ करता था, मृत्यु प्रति हजार के रूप में आप देखेंगे कि 27.4% हुआ करता था। शिशु मृत्यु दर जो होता था वह यहाँ उसका जन्म 146 प्रति हजार हुआ करता था। 1993-94 में फिर आप देखेंगे 1993-94 में मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय जो हुआ यहाँ पे 3687 रुपये हुआ करता था। वहीं अगर हम जिक्र करते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं, अगले कुछ दशकों के बाद हम चलते हैं, 2001 के तुलना करते हैं, तो देखेंगे जीने की औसत आयु जो हुआ करता था मनुष्य का, यह औसत आयु 63.8% हुआ करता था। इसके बाद साक्षरता प्रतिशत जो था वह 65.4% होता था। जन्म दर जो था प्रति हजार के रूप में देखेंगे तो 25.8% था और प्रति हजार था। जन्म मृत्यु दर जो था यहाँ 8.1 प्रति हजार के रूप में था। फिर यहाँ शिशु मृत्यु दर जो था यहाँ 63 प्रति हजार के रूप में हुआ करता था। और इस तरह से 1993-94 में आप देखेंगे कि मूल्यों पर जो प्रति व्यक्ति आय को अगर देखा गया तो 10,306 रुपया 2001 ईस्वी में हुआ करता था। तो इस आंकड़े को अगर हम समझते हैं तो हम समझेंगे कि हम यहाँ जो विकास के सूचकांक है, इस सूचकांक में हम वृद्धि कर रहे हैं। जो अभी 2021 ईस्वी में देखेंगे कि अगला सूचकांक जो बनेगा 11 का भी यहाँ जिक्र करेंगे, 2021 का देखेंगे तो इसका एक अलग जिक्र हमें मिलेगा। तो इस तरह से हम इस आंकड़ों के माध्यम से समझ सकते हैं कि साक्षरता की दर भी बढ़ी है, मृत्यु दर यानी कि बर्थ रेट भी बढ़ा है, मृत्यु दर यानी कि यहाँ डेथ रेट में भी वृद्धि हुआ है, शिशु मृत्यु दर में भी इसके बाद आप देखेंगे कमी हुई है। और 1993-94 में आप देखेंगे मूल्यों के आधार पर प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि हुआ है। अगर इस तरह के सूचियों को अगर हम समझते हैं तो सूची के आधार पर देश के मानवीय विकास के में अगर हम कहें तो सराहनीय प्रगति हुई है। और अभी आपके ही सिलेबस से कुछ ऐसा संक्षिप्त रूप आप देखेंगे, संक्षिप्त रूप का जिक्र जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आपको देखने के लिए मिलेगा। जैसे आप देखेंगे कि यूजीसी
तो यूजीसी का अगर आप देखेंगे तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन होता है। यूजीसी का फुल फॉर्म अब आपसे पूछा जाए तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के रूप में आप जानेंगे, जिसको हम हिंदी में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नाम से जानेंगे। फिर आपका होता है एनसीईआरटी, यानी कि एनसी, एक आपने देखा यूजीसी, फिर एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी का अगर जिक्र करते हैं तो यहाँ देखेंगे कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग के नाम से आप इसको जानेंगे, जो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के नाम से। फिर देखेंगे अगले एक नाम दिया जाएगा एससीईआरटी के नाम से, अगर जानते हैं एससीईआरटी के नाम से, तो यहाँ पे एससीईआरटी जो संक्षिप्त रूप है, इसमें अगर कहेंगे स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग के रूप में, जिसे हम हिंदी में कह सकते हैं राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के माध्यम से जो सारी चीज़ों का आंकड़ा निकालता है। और फिर अगले एक संक्षिप्त रूप देखेंगे आईसीएआर का अगर जिक्र करते हैं, आईसीएआर, तो आईसीएआर जो होता है इसका फुल फॉर्म अगर आप देखेंगे तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के नाम से इसको जानेंगे, फुल फॉर्म के रूप में जानेंगे कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, यानी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। फिर अगला एक यहाँ शॉर्ट नाम है आईसीएमआर का, अगर आप पूर्ण नाम जानते हैं आईसीएमआर, तो आईसीएमआर के अगर पूर्ण नाम के बारे में देखेंगे, फुल फॉर्म के बारे में देखेंगे तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च इसको कहेंगे, यानी भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद। फिर अगर आप एक और शॉर्ट नाम का देखेंगे यहाँ ICSSR, तो ICSSR का जैसे आप पूर्ण नाम देखेंगे तो यहाँ होगा इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च, यानी कि इसका हिंदी होगा भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद। तो इस तरह से आपने देखा। फिर अगले बिंदुओं पर हम जिक्र करते हैं कि यहाँ सूचना तकनीक की बात करें प्रशिक्षण के बाद, अब जरूरी बचता है सूचना तकनीक। तो सूचना तकनीक में आप देखेंगे कि सूचना तकनीक क्या चीज़ है, तो इसमें आधुनिक युग जो है यह तकनीक का या सूचना तकनीक का युग बना हुआ है। सूचना तकनीक मानव संसाधन को सुदृढ़ करने में या सुदृढ़ करने के लिए एक महत्वपूर्ण पूंजी का भूमिका निभाता है। इसके आधार पर मनुष्य अपने आप को क्या करता है कि यहाँ ज्ञान के क्षेत्र में वृद्धि करता है तथा उसके तकनीक को या तकनीक के द्वारा उत्पादन में भी वृद्धि करता है। सूचना तकनीक के कारण ही उत्पादन के क्षेत्र में यहाँ सीमित पूंजी लगाकर भी मुनाफा कमाने की तरकीब सीखने की जो विशेष मौका होता है या मिलता है। इस तकनीक के द्वारा हम एक स्थान से दूसरे स्थान के लोग को भी लाभान्वित करने का प्रयास कर सकते हैं। बिहार जैसे अगर राज्य में ग्रामीण स्तर पर सूचना का लाभ लिया जा रहा है तो समझिए कि और भी राज्यों में सूचना का लाभ लिया जा सकता है। इसके बाद अगर हम अगले बिंदुओं पर विचार करते हैं तो एक बात आता है यहाँ प्रबंधन, यानी प्रबंधन के रूप में आप देखेंगे यहाँ प्रबंधन क्या होता है, जो आपके छोटे छोटे प्रश्नों के रूप में अलग अलग ढंग से भी पूछे जा सकते हैं कि प्रबंधन क्या है। तो हम प्रबंधन के अगर डील करेंगे तो लिखेंगे शिक्षा के स्तर से प्रबंधन को या प्रबंधन के स्तर को ऊंचा उठाया जा सकता है। शिक्षा का स्तर अगर हम अपनाएं तो प्रबंधन के स्तर को भी हम ऊंचा उठा सकते हैं। उत्पादन के जो भी लाभ होते हैं यानी समस्त साधनों को हम एक जगह एकत्रित कर अच्छे ढंग से प्रयोग करते हैं तो यह कुशल संगठन का एक परिचायक कहा जा सकता है। कुशाग्र बुद्धि वाला व्यक्ति ही कुशल संगठन का नेतृत्व कर सकता है। यह बात भली भांति आपको समझने की जरूरत है कि बुद्धि की कुशाग्रता प्रशिक्षण से ही प्राप्त होती है, क्योंकि जो व्यक्ति प्रशिक्षण प्राप्त करता है उसके अंदर बुद्धि की कुशाग्रता स्वतः ही चली आती है। फिर आप यहाँ अगले बिंदुओं पर देखेंगे कि जनसंख्या क्या है। तो जनसंख्या के बारे में अगर आप जिक्र करते हैं कि जनसंख्या, तो जनसंख्या के बारे में जैसे समझेंगे तो आप जनसंख्या तो समझ रहे हैं जनसंख्या क्या है। तो जनसंख्या का अभिप्राय अगर हम लेते हैं तो आबादी से होता है, कुल जनसंख्या से होता है, कुल पॉपुलेशन से होता है। जनसंख्या किसी भी राष्ट्र के लिए अमूल्य पूंजी की जरूरत होता है या ऐसे वस्तुओं की सेवाओं को उत्पादन, वितरण और उपभोग करने का काम करता है। अर्थात देश के आर्थिक विकास में यह एक अपना महत्वपूर्ण सहयोग भी निभाता है। इसलिए जनसंख्या को साधन के रूप में अगर हम प्रयोग करते हैं, साध्य भी इसे हम मान सकते हैं, लेकिन प्रत्येक चीज़ की वृद्धि में एक सीमा होती है और उससे ज़्यादा वृद्धि होना भी नुकसानदायक हो सकता है। तो उसका उल्लंघन करना बिल्कुल घातक हम कह सकते हैं। किसी भी देश के साधन के साथ संसाधन वहाँ की आबादी के सापेक्ष ही देखे जाते हैं या उसके सापेक्ष ही होते हैं। उसे एक अनुकूल परिस्थितियों में अनुकूल आदर्श जनसंख्या कह सकते हैं, लेकिन विपरीत स्थिति में देखेंगे कि जब उपलब्ध संसाधन देश की जनसंख्या को संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त नहीं होते हैं तो वैसी स्थिति में क्या होता है, उसे जनाधिक्य के नाम से हम जानेंगे।
जनाधिक्य की समस्या से कई राष्ट्र ऐसे होते हैं कि संक्रमित आपको नजर आएंगे कि जहां जनसंख्या अधिक होता है, जैसे आप चीन की बात ले लीजिए, अब भारत की बात ले लीजिए, यहाँ जनसंख्या इतना बेतहाशा ढंग से वृद्धि हो रहा है, जनसंख्या की वृद्धि हो रहा है कि यहाँ के लिए यह एक घातक समस्या बनते जा रहा है। जनसंख्या का ज़्यादा बढ़ना भी उचित नहीं है। जनसंख्या भले ही यहाँ संसाधन का प्रयोग करता है, संसाधन का के रूप में जाना जाता है, लेकिन ज़्यादा जनसंख्या होना भी एक जनसंख्या विस्फोट की स्थिति कहा जा सकता है। यानी कि ऐसे संक्रमित होते हैं, परंतु आप अपने बात को समझने का प्रयास करें। यह जनाधिक्य के सबसे खतरनाक स्तर पर है, और ऐसे जनाधिक्य के सबसे खतरनाक स्तर को हम जनसंख्या विस्फोट के नाम से, यानी पॉपुलेशन एक्सप्लोशन के नाम से जानेंगे कि जनसंख्या विस्फोट। तो ये एक प्रश्न भी आता है, आपके जानकारियों के लिए आवश्यक होता है कि जनसंख्या विस्फोट क्या है। तो बहुत बेतहाशा ढंग से बढ़ने वाली जनसंख्या, जो कि राष्ट्र के लिए भी नुकसानदायक हो सकता है, जिसे हम यानी पॉपुलेशन एक्सप्लोशन के नाम से हम जानेंगे, जनसंख्या विस्फोट के नाम से जानेंगे। जो हम ऐसे समझ सकते हैं कि भारत में जनसंख्या विस्फोट की स्थिति बनी हुई है, और ये चीन में भी जनसंख्या विस्फोट हो चुका है, लेकिन चीन तो अपने जनसंख्या को नियंत्रित करने का उपाय भी कर लिया, लेकिन भारत ने उपाय नहीं किया है। और यह भली भांति हो सकता है, बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर सरकार इस पर व्यवस्था करे, सरकार इस पर सोचे, तो निश्चित रूप से जनसंख्या को नियंत्रित करने का उपाय भी किया जा सकता है। अब देखिए, कुछ विशेष बात आता है कि बिहार से संबंधित हम बातों को समझ रहे हैं, तो बिहार से संबंधित बातों को जानेंगे यहाँ पहले कि बिहार जनसंख्या और उसके विभिन्न अव्यय जो है, यहाँ जनसंख्या के बारे में हम देख रहे हैं कि बिहार से संबंधित जो जनसंख्या है, बिहार जनसंख्या और उसके अव्यय, तो इसके बारे में अगर हम समझने का प्रयास करते हैं कि इस जनसंख्या का जैसे विभिन्न अव्यय के रूप में अगर हम प्रयोग करते हैं, अव्यय, इसके अवयव के बारे में हम देखते हैं, तो यहाँ यह भली भांति हम समझ सकते हैं कि 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की जो जनसंख्या थी वह यहाँ पे 8.28 करोड़ के रूप में जानी जाती है। 2001 की जनगणना आप देखेंगे तो यहाँ बिहार की जनसंख्या की स्थिति थी, जो भारत की कुल जनसंख्या का 8.07% के रूप में जाना जाएगा। इस प्रकार जनसंख्या की दृष्टि से हम देखें कि उत्तर प्रदेश तथा महाराष्ट्र के बाद बिहार तीसरा सबसे बड़ा राज्य था जनसंख्या के मामले में। लेकिन 1991 में बिहार जो था, अभी यानी जब अविभाजित बिहार था, जब झारखंड और बिहार एक में ही था, कि जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या के 10% के रूप में हुआ करता था, या इससे भी अधिक थी। उत्तर प्रदेश के बाद बिहार देश का दूसरा बड़ा राज्य हुआ करता था। झारखंड राज्य बन जाने के उपरांत विभाजित जो बिहार था, इसकी जनसंख्या में कुछ कमी आ गई। तो ऐसे स्थितियों में बिहार में जनसंख्या वृद्धि की दर जो है, यानी कि यहाँ वृद्धि की दर जो है बिहार में, तो वृद्धि दर को अगर हम समझते हैं तो इसमें हम देखेंगे, भली भांति समझेंगे कि 1991 2001 की अवधि में बिहार की जनसंख्या में, यानी इसके वृद्धि दर में 28.43% की वृद्धि हुआ है। जो ये सब डाटा आपको, जो भी डाटा हम दे रहे हैं, डाटा याद रखने की जरूरत है। जो भारत की जनसंख्या वृद्धि दर 21.34% हुआ करता था। आप देख रहे हैं यहाँ तुलना कि एक तरफ भारत का 21.34% हुआ था, और बिहार का आपका क्या है कि 28 यानी 28 यहाँ पे क्या है कि 28.43% है। 28.43% है। यह भारत की दशा है और यह बिहार की दशा है। तो यहाँ पे आप बिहार का जिक्र देख सकते हैं कि बिहार में किस तेजी से जनसंख्या की वृद्धि हो रही है। फिर आप 1991 2001 के दशक में राज्य के 22 जिलों की जनसंख्या वृद्धि दर बिहार की औसत जनसंख्या वृद्धि दर यानी 28.43% से अधिक रही। इसमें से नए जो जिला हैं, जैसे आप देखेंगे नए जिला में शिवहर जिला का आप नाम देखेंगे, यह आपके कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन के लिए भी महत्वपूर्ण होगा, इसलिए आप इसको याद रखने का प्रयास रखें कि शिवहर का स्थान सर्वप्रथम है, जिसकी जनसंख्या वृद्धि दर 36.16% था। यानी ये आप 1991 2001 के समय में इसके दरमियान अगर देखते हैं तो शिवहर जिला का वृद्धि दर जो था जनसंख्या का 36.16% था। दूसरी तरफ आप नालंदा की जनसंख्या का जिक्र करेंगे तो वहाँ नालंदा का देखेंगे कि 18.64% थी। आप देख रहे हैं दोनों जिला का यहाँ जिक्र, जो सबसे कम थी। तो जो 1981 से 1991 के दशक में देखेंगे कि 21.73% थी, अर्थात नालंदा की जनसंख्या वृद्धि दर निश्चित तौर से बाद में चलकर घट गया। तो अलग अलग अगर हम देखते हैं यहाँ कि राज्यों के साथ
सर्वाधिक जनसंख्या एवं जो अलग अलग जनसंख्या वाले हैं, सबसे कम जनसंख्या वाले जिले को दर्शाया गया है। अगर हम इसे आरोही अवरोही क्रम में समझने का प्रयास करें तो हम देखेंगे कि जैसे हम आपको 5 जिलों का जिक्र कर रहे हैं कि राज्य में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले 5 जिले में सबसे पहला है पटना, दूसरा आपका है पूर्वी चंपारण, तीसरा है मुजफ्फरपुर, चौथा है मधुबनी और पांचवा है गया। देख रहे हैं, यानी कि पटना, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, मधुबनी और गया। फिर आप आरोही क्रम में देखते हैं तो आरोही क्रम में देखेंगे कि 5 राज्यों में राज्य के सबसे कम जनसंख्या वाले जो जिला हैं वह 5 जिलों का यहाँ जिक्र करें कि जिस जिला की जनसंख्या बहुत कम है वह सबसे कम जनसंख्या वाला जिला शिवहर है, उसके बाद शेखपुरा है, उसके बाद लखीसराय है, फिर मुंगेर है, तब खगड़िया है। तो ऐसे स्थिति में पटना सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जिला हुआ, शिवहर आपका सबसे कम जनसंख्या वाला हुआ। यानी कि यह आरोही क्रम में यहाँ सजाया गया है कि शिवहर, शेखपुरा, लखीसराय, मुंगेर और खगड़िया। फिर आप अवरोही क्रम में देखेंगे कि राज्य के सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाले 5 जिला कौन कौन से हैं। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या का वृद्धि किसके जिला में होता है सबसे ज़्यादा? तो 1 नंबर में आपका आता है शिवहर, 2 में आता है पूर्णिया, 3 में आता है नवादा, 4 में सहरसा, 5 में आता है जमुई। फिर आप 5 यानी राज्य के सबसे कम जनसंख्या वृद्धि वाले 5 जिला, जो अभी हमने नालंदा का जिक्र किया इसके पहले, तो 1 नंबर में नालंदा आता है, 2 में मुंगेर आता है, 3 में लखीसराय आता है, 4 में बांका आता है, 5 में भोजपुर आता है। इसी तरह एक और जिक्र आप देखेंगे कि अगर अवरोही क्रम में ही देखते हैं कि राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो जिला है कि सबसे जनसंख्या घनत्व किस जिला में है, तो आप 1 नंबर में लेंगे पटना, 2 में लेंगे दरभंगा, 3 में लेंगे वैशाली, 4 में लेंगे सारण और 5 में लेंगे बेगूसराय। पुनः आप देखेंगे राज्य में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले यानी प्रति वर्ग किलोमीटर पर कम लोग निवास करते हैं यह 5 जिला कौन कौन से हैं? तो 1 नंबर में आप देखेंगे कैमूर जिला है जहाँ जनसंख्या घनत्व तो बहुत कम है बिहार का। उसके बाद देखेंगे जमुई, उसके बाद देखेंगे बांका, उसके बाद देखेंगे पश्चिमी चंपारण और फिर आपको मिलेगा औरंगाबाद। तो इस तरह आपने देखा यहाँ जिलों का यहाँ अवरोही और आरोही क्रम में अलग अलग ढंग से जो जिक्र मैंने दिया, जो 5-5 दिया गया, तो आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन भी ये महत्वपूर्ण है, इसको आप याद रखें निश्चित रूप से। अब इसी अध्याय के अगले बिंदुओं पर हम विचार करते हैं कि एक बात आता है आपका लिंगानुपात। लिंगानुपात क्या होता है? तो इसके बारे में अगर आप समझते हैं कि लिंगानुपात, आप लिंगानुपात से क्या समझते हैं या इस पे जो प्रश्न दिया जाएगा लिंगानुपात किसे कहते हैं, तो लिंगानुपात या स्त्री पुरुष अनुपात से यहाँ तात्पर्य है कि प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या, यानी 1000 पुरुषों पर कितनी 1000 महिलाएं हैं, कितनी 100 महिलाएं हैं, यानी पुरुष और महिला के जो तुलना किए जाते हैं संख्या के आधार पर, तो यह 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जो संख्या होता है उसी को हम क्या कहते हैं? लिंगानुपात कहते हैं। अर्थात हम कहेंगे स्त्री पुरुष अनुपात। समझ रहे हैं? स्त्री पुरुष अनुपात के रूप में जानेंगे। तो भारत के साथ भी बिहार की जनसंख्या की यह एक विशेषता रही है, यहाँ स्त्रियों की तुलना में पुरुषों की जो संख्या है वो अधिक रही है हमेशा। वर्ष 2001 की जनसंख्या जो थी या जनगणना किया गया था, इसके अनुसार बिहार में प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या 921 बची हुई थी। यह आपका आंकड़ा है 2001 ईस्वी का। जबकि 1991 ईस्वी का आप जिक्र करेंगे तो यहाँ प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या जो था 907 महिलाएं थी। और इस तरह से बिहार का स्त्री पुरुष का अनुपात जो है यह भारत में के स्त्री पुरुष अनुपात से बिल्कुल कम है। राज्य में या राज्य के हम कहें कि सर्वाधिक स्त्री पुरुष अनुपात वाले अगर हम 5 जिलों का जिक्र करते हैं, जो सबसे कम स्त्री और पुरुष का अनुपात वाले 5 जिलों का अगर हम जिक्र करेंगे तो हम देखेंगे कि आपका 2001 की जनगणना के अनुसार ऐसा था कि 1 नंबर में था सिवान, 2 नंबर में था गोपालगंज, 3 नंबर में था सारण, 4 में था नवादा और 5 में मधुबनी। अर्थात आप यहाँ देखेंगे कि 1 नंबर में जो सिवान था, सिवान में जो पुरुषों की संख्या 1000 था तो महिलाओं की संख्या 1033 थी। गोपालगंज में 2 नंबर था, यानी 1000 पुरुषों के अनुपात में 1005 महिलाएं थी। सारण में आप देखेंगे यानी छपरा में 1000 पुरुषों पे 965 महिलाएं थी। फिर आप नवादा में देखेंगे इसके बाद 1000 पुरुषों पर 948 महिलाएं थी और मधुबनी में 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं थी। लेकिन आज के इस परिवेश में यानी 2011 की जनगणना के बाद यह स्थिति बदला है। 1 नंबर पे आपका गोपालगंज चला गया है, 2 नंबर पे आपका सिवान है। आप इस बात को याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि सिवान का जिक्र आप 2 नंबर पे करेंगे और गोपालगंज 1 नंबर पे होगा। और राज्य में इसके बाद अगर देखते हैं कि राज्य में सबसे कम लिंगानुपात वाले अगर जिले की बात करें जहां सबसे कम लिंगानुपात है तो 1 नंबर में आपको मिलेगा क्या कि पटना। पटना में लिंगानुपात सबसे कम है,
यानी कि 1 नंबर में पटना है जहां लिंगानुपात सबसे कम है, 1000 पुरुषों पर 873 महिलाएं मात्र है। फिर भागलपुर दूसरे स्थान पर देखेंगे कि 1000 पुरुषों पर 878 महिलाएं हैं। फिर मुंगेर में देखेंगे कि 1000 पुरुषों पर 878 महिलाएं हैं। खगड़िया में आपको मिलेगा 1000 पुरुषों पर 890 महिलाएं हैं। सीतामढ़ी में आपको मिलेगा 1000 पुरुषों पर 893 महिलाएं हैं। फिर अगले हम बिंदुओं पर देखेंगे कि बिहार की अगर हम साक्षरता की बात करें कि बिहार की साक्षरता, तो इसमें अगर हम देखते हैं कि बिहार की साक्षरता में, तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात आता है साक्षरता का दर किस प्रकार से बढ़ा है, साक्षरता की स्थिति क्या है बिहार की। तो यदि कोई व्यक्ति अगर कहा जाए किसी भाषा को समझने के साथ साथ, अगर किसी भाषा को समझता है तो समझने के साथ साथ उस भाषा को लिखना पढ़ना भी जानता हो, तो उस व्यक्ति को हम साक्षर कहेंगे। चाहे वो किसी भाषा को समझ रहा हो, उस भाषा में वो लिखना पढ़ना जानता हो, तो समझिए कि वो साक्षर है, उस व्यक्ति को साक्षर कहेंगे। जो 2001 की जनगणना हुआ था जिसके अनुसार बिहार में कुल साक्षरों की संख्या उस समय क्या थी कि यहाँ पे बिहार में साक्षरों की संख्या थी 3,16,75,607, यानी कि इतनी संख्याएं थी साक्षरों की, जिसमें कुल पुरुषों की जो यानी पुरुष साक्षरता का दर देखा गया था वह था 2 करोड़ यहाँ 9,78,955 पुरुष साक्षर थे। वहीं महिलाओं का देखा गया 1,06,96,652 ऐसे महिलाएं साक्षर थी। अर्थात हम कह सकते हैं कि 2 साक्षर पुरुषों की तुलना में केवल 1 महिला ही साक्षर थी 2001 की जनगणना के अनुसार। इन महिलाओं का साक्षरता दर बहुत ही निम्न था। तो 2001 में बिहार में साक्षरता दर 47.53% हुआ करता था, जबकि 1991 में यह 37.49% होता था। समझिए कि इसके पीछे और कितनी खराब दशा थी। इस प्रकार से पिछले दशक में बिहार की जो स्थिति हुई है, साक्षरता के मोटे तौर पर 10% की वृद्धि हुई। यहाँ 1991 से 2001 ईस्वी के बीच में फिर भी भारत में साक्षरता दर में काफ़ी कमी देखने के लिए मिलेगा। भारत की साक्षरता दर यानी 2001 की जनगणना के अनुसार क्या था, 65.38% था। लेकिन अब 2001 के बाद 2011 के बाद आप देखेंगे कि इसमें और भी इजाफा हुआ है और बहुत ज़्यादा यानी कि लगभग 9% का इजाफा बिहार में हुआ है। तो इस तरह से अगर राज्य में सर्वाधिक साक्षरता दर वाले 5 जिले की जिक्र करेंगे तो 1 नंबर में आपका पटना आता है साक्षरता दर में, जो 2001 की जनगणना के अनुसार 63.82% था साक्षरता दर। 2 नंबर में रोहतास आता है, 3 नंबर में मुंगेर आता है, 4 में भोजपुर और 5 में औरंगाबाद आता है। फिर आप देखेंगे राज्य में सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला अगर है तो 1 नंबर में किशनगंज आता है, जहां 2001 के जनगणना के अनुसार 31.02% वहाँ साक्षर लोग थे। 2 नंबर में अररिया आता है, 3 में कटिहार आता है, 4 में पूर्णिया आता है, 5 में मधेपुरा आता है। तो ये साक्षरता दर की स्थिति बिहार की रही है। तो इस तरह बाद के बिंदु पर देखेंगे कि ग्रामीण और शहरी जनसंख्या का अगर बिहार की साक्षरता दर आपने देखा तो बिहार की अगर हम देखते हैं ग्रामीण और शहरी जनसंख्या, ग्रामीण और शहरी जनसंख्या का अगर हम जिक्र करते हैं, ग्रामीण और शहरी जनसंख्या के बारे में समझते हैं, तो यहाँ जनसंख्या भी आप लिख लीजिए, ग्रामीण और शहरी जनसंख्या। तो ग्रामीण और शहरी जनसंख्या के बारे में अगर हम देखते हैं तो किसी भी राज्य के लिए शहरीकरण की प्रक्रिया उसके विकास के गति को क्या करता है, स्पष्ट कराता है, विकास की गति को बताता है कि वो विकास कितना कर रहा है। शहरीकरण के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि जिस राज्य में जितना ही शहरीकरण हो रहा है, जितना ही शहरीकरण है वो राज्य उतना ही विकसित हो रहा है। शहरीकरण से आर्थिक विकास पर काफ़ी प्रभाव देखने के लिए मिलेगा आपको। यानी शहरीकरण एवं विकास दोनों ही आपस में घनिष्ठ संबंध रखते हैं। जिस राज्य का शहरीकरण जितना ही अधिक होगा, आप समझिए कि वो राज्य उतना ही ज़्यादा विकास करने के लिए अग्रणी आपको समझने में आएगा, क्योंकि बिहार में शहरीकरण की स्थिति काफ़ी ही नाजुक बनी हुई है। बिहार के जिन जिलों का शहरीकरण हुआ, वैसे जिलों का अगर हम जिक्र करते हैं, वैसे जिलों का नाम लेते हैं, तो आप पटना को देखेंगे, मुजफ्फरपुर को देखेंगे, भागलपुर को देखेंगे, छपरा को देखेंगे, गया को देखेंगे और वैशाली को देखेंगे। यही जिले महत्वपूर्ण है, यही शहरीकरण के लिए महत्वपूर्ण है। जब औद्योगिकरण एवं व्यापारिक क्षेत्रों की बात करते हैं तो ऐसे क्षेत्रों का विकास होता है तो शहरीकरण स्वतः ही यहाँ जन्म लेना शुरू कर देता है। तो बिहार में या बिहार के कुछ जिलों का शहरीकरण सेवा और सेवाओं के साथ जो शिक्षा के विकास का या शिक्षा के विस्तारीकरण हुआ है, उसमें सबसे ज़्यादा अगर देखेंगे तो पटना आपको अग्रणी दिखेगा। तो ऐसे स्थितियों में वर्तमान में बिहार में ग्रामीण जो परिवेश रहा है, ऐसे ग्रामीण परिवेश में जनसंख्या का अनुपात आप देखेंगे 89.11% 2001 की जनगणना के अनुसार रहा है, लेकिन अभी कुछ इसमें कमी हुआ है। और इस तरह से बिहार में अगर हम जनसंख्या वृद्धि के कारणों की बात करते हैं कि बिहार में जनसंख्या वृद्धि का क्या कारण है,
तो इसके बारे में अगर देखते हैं कि बिहार में जनसंख्या वृद्धि के कारण, तो इसके कारणों को हम अलग अलग रूपों से समझ सकते हैं। हम आपको यहाँ पे पॉइंट के रूप में दर्शाने का प्रयास कर रहे हैं कि बिहार में जनसंख्या वृद्धि के, अगर हमें एक प्रश्न आता है लिखने के लिए, तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे बिहार में जनसंख्या वृद्धि के महत्वपूर्ण कारण इस प्रकार लिखे जा सकते हैं, जिसमें 1 नंबर पॉइंट में लिखेंगे आप गर्म जलवायु, यानी 1 नंबर में आपका क्या होगा, गर्म जलवायु। तो गर्म जलवायु का मतलब क्या है कि आप इसमें डील करेंगे कि बिहार की जलवायु चूंकि गर्म है और गर्म होने के कारण यहाँ कम ही उम्र में लोग व्यस्तता को प्राप्त कर लेते हैं, और जिसका परिणाम होता है कि कम ही उम्र में उनका विवाह करना पड़ता है, और विवाह करने की स्थिति में वे जब उनको अपने ही उम्र में अभी कुछ करना होता है, उसी समय बच्चे को जन्म देने लगते हैं, और बच्चों को जन्म देने की स्थिति में वह इतना जनसंख्या की वृद्धि करने लगते हैं कि जनसंख्या वृद्धि का एक प्रमुख कारण बन जाता है। फिर आप देखेंगे संयुक्त परिवार प्रथा, यानी दूसरा पॉइंट अगर डील करते हैं तो संयुक्त परिवार प्रथा के रूप में आप देखेंगे कि संयुक्त परिवार प्रथा, तो इसके बारे में अगर आप लिखेंगे कि संयुक्त परिवार प्रथा लिखकर डैश देकर लिखेंगे कि चूंकि बिहार आज भी संयुक्त परिवार प्रथा पर विश्वास करता है, आज भी बिहार के गांवों में संयुक्त परिवार देखने के लिए मिलता है, और इस संयुक्त परिवार में क्या होता है कि लोग कंपटीशन करते हैं जनसंख्या वृद्धि के लिए। अगर एक परिवार में मान लीजिए कि दादाजी दो भाई हैं, एक दादाजी के 3-4 बच्चे हैं, एक दादाजी के 3-4 बच्चे हैं, उनके जितने बच्चे हैं, बच्चों के बच्चे, और इस तरह बच्चों की संख्या क्या होती है, उसमें लगातार वृद्धि होती जाती है, क्योंकि एक दूसरे का कंपटीशन बना रहता है, एक दूसरे को सहयोग करने के लिए, यानी कि ऐसे सहयोगात्मक कंपटीशन बना कर रखते हैं जिससे जनसंख्या बेतहाशा ढंग से वहाँ बढ़ जाती है, और भी उसमें कई कारण होते हैं। इसके बाद तीसरा अगर पॉइंट हम लेंगे तो इसमें लेंगे बाल विवाह। तो बाल विवाह तो आप समझ रहे हैं कि बाल विवाह क्या होता है। तो बाल विवाह जो होता है, यानी कि बाल विवाह में आप क्या देखते हैं कि बालक का जो विवाह होता है, या कम ही उम्र में लोग बालक का विवाह कर देते हैं, बालक बालिका का विवाह कर देते हैं, और कम ही उम्र में, जैसे यहाँ की जलवायु तो गर्म है, हॉट क्लाइमेट है यहाँ, और हॉट क्लाइमेट होने के कारण व्यस्तता तो प्राप्त हो जाता है, लोग कम ही उम्र में बच्चे को जन्म देने की क्षमता अपने अंदर विकसित कर लेते हैं हॉट क्लाइमेट के कारण, और इसका परिणाम यह होता है कि जनसंख्या में बेतहाशा ढंग से वृद्धि होना शुरू हो जाता है। फिर अगर हम अगले बिंदु पर विचार करें तो यहाँ पे हम लिखेंगे शिक्षा में जो शिक्षा नहीं है, शिक्षा का अभाव, यानी अशिक्षा आप लिख सकते हैं अशिक्षा के रूप में, क्योंकि बिहार में शिक्षा का दर अभी भी बहुत पीछे है, और शिक्षा का दर पीछे होने के कारण लोग यह समझ नहीं पाते हैं, और अपने आप को वे शिक्षा के स्तर को नहीं समझ पाने के कारण वह यह नहीं समझ पाते हैं कि जनसंख्या वृद्धि का दुष्परिणाम क्या हो सकता है, और वह तेज़ी से जनसंख्या वृद्धि पे लगे रह जाते हैं, और काम अपने मूल कार्यों को छोड़कर वे काम वासना में ज़्यादा अपने समय व्यतीत करते हैं, और इसका परिणाम होता है कि जनसंख्या का बेतहाशा ढंग से वृद्धि होना। फिर आप देखेंगे अगला बिंदु अगर हम लेते हैं तो यहाँ ले सकते हैं 5वां में गरीबी। तो गरीबी के कारण भी जनसंख्या की वृद्धि होती है। आप इस पे अगर जिक्र करेंगे गरीबी के कारण जनसंख्या की वृद्धि कैसे होती है, तो चूंकि बिहार जो होता है, बिहार की स्थिति इस प्रकार की है कि यहाँ जो भी व्यक्ति का विवाह कर दिया जाता है, वे अगर गरीब होते हैं तो समझते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे संतान होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा इनकम होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा संतान बनाकर वे ज़्यादा से ज़्यादा इनकम कमाने के चक्कर में लगे रहते हैं, और तेज़ी से वो जनसंख्या की वृद्धि करते हैं। और तेज़ी से वृद्धि करने का वे अपने आप को समझते हैं कि हम गरीबी से मुक्त हो जाएंगे, लेकिन क्या ऐसा कभी संभव है कि अगर जनसंख्या ज़्यादा वृद्धि कर दिया जाए तो उससे हम गरीबी से मुक्त हो सकते हैं? कदापि संभव नहीं है, क्योंकि एक पिता मान के चलिए कि 10 एकड़ ज़मीन का वो मालिक है, उनके अगर 2 पुत्र होते हैं तो 2 पुत्र क्या होंगे, 5-5 एकड़ का मालिक हो जाएंगे, तो गरीब हो गए, क्योंकि पिता तो 10 एकड़ का मालिक अकेले बने हुए थे, और वहीं पुत्र जो है 5-5 एकड़ के मालिक बन गए। लेकिन वो समझते हैं वो कितना वो अब कमाएंगे, 10 एकड़ ज़मीन तो अपने लिए वो कर नहीं सकते हैं, बहुत मुश्किल होगा करना। कुछ लोग कर सकते हैं अपवाद वाले, लेकिन सभी लोग नहीं कर सकते हैं। तो वैसे पिता क्या करते हैं कि अपने गरीबी को दूर करने के लिए, गरीबी को मिटाने के लिए ज़्यादा पुत्र को जन्म दे देते हैं, और जन्म देने में वो सहयोग करते हैं, जिसका परिणाम यह होता है कि उसे और गरीब बना देते हैं, जितना वो गरीब थे उससे भी ज़्यादा गरीब बना के वो चले जाते हैं। इसके बाद देखेंगे परंपरागत मान्यताएँ। तो कुछ ट्रेडिशनल वैल्यूज होता है, परंपरागत मान्यता होता है कुछ लोगों के अंदर, कि कुछ लोग ये मानते हैं कि भ्रूण हत्या करना पाप है, या ऐसे काम हम नहीं कर सकते हैं, जनसंख्या वृद्धि को हम नहीं रोक सकते हैं, या एक तरह का अन्याय है, अत्याचार है, उसको लोग अन्याय अत्याचार समझते हैं। इसका कारण है कि शिक्षा का स्तर उनका निम्न होता है, वो गरीब होते हैं, कई तरह की उनके साथ समस्याएं होती है। तो समझिए कि परंपरागत मान्यताओं के आधार पर, यानी कि कुछ
दादा दादी होते हैं, नाती पोता का कम ही उम्र में विवाह कर देते हैं और एक परंपरागत मान्यता रखते हैं कि अपने ज़िंदगी में एक बार बच्चे को तो कम से कम मुंह देख लेते, एक उसका बच्चा हम खिला लेते। और ये परंपरागत मान्यता के आधार पर क्या करते हैं कि बच्चे पे प्रेशर देते हैं कम उम्र में विवाह कराकर, और वो बच्चे को जन्म देना शुरू कर देता है, जिसका परिणाम होता है जनसंख्या का वृद्धि। फिर आप देखेंगे यहाँ परिवार नियोजन के प्रति जागरूकता का अभाव। अगला पॉइंट आप देखेंगे परिवार नियोजन, यानी कि 7वें पॉइंट में देखेंगे परिवार नियोजन के प्रति जागरूकता का अभाव। तो चूंकि परिवार नियोजन तो जरूरी है, परिवार नियोजन अपनाकर हम जनसंख्या की वृद्धि को रोक सकते हैं, लेकिन जागरूकता तो होनी चाहिए, जागरूक लोगों को होना जरूरी है। तो जागरूकता का अभाव होगा तो जनसंख्या वृद्धि तो होगी। इसके बाद है अन्य कारणों में बहुत कारण होते हैं। कुछ धार्मिक रूप से मानते हैं लोग, धार्मिक रूप से कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा करना अपराध है, ऐसा करना पाप है, मेरे धर्म ग्रंथों में ऐसा बात नहीं कहा गया है, या ऐसे और अनेक बातें आपके बीच में आएगी जिसके माध्यम से कहा जाता है कि जनसंख्या वृद्धि और तेजी से बढ़ते चला जाता है। तो इसके बाद अगर अगला प्रश्न आपका आता है कि जनसंख्या वृद्धि को, यानी कि बिहार राज्य में अत्यधिक रूप से बढ़ती जनसंख्या को नियंत्रित करने के अगर उपाय की बात आती है, तो उपाय के बाद को अगर हम यहाँ जिक्र करेंगे उपाय कैसे कर सकते हैं, तो तमाम जो कारण यहाँ पे दिए गए हैं, इन कारणों को दूर करके हम उपाय को दूर कर सकते हैं। तो इन कारणों में कुछ और भी बातें आपके लिए आता है, जैसे आप देखेंगे तीव्र आर्थिक विकास करके जनसंख्या को दूर करने के लिए, यानी बिहार में जनसंख्या वृद्धि के तेजी से वृद्धि को दूर करने के लिए कई उपाय किए जा सकते हैं, जिसमें एक में आप लिखेंगे कि तीव्र भी आर्थिक विकास पूरा करके। तेजी से जब हम आर्थिक विकास करेंगे तो आर्थिक विकास करने का मतलब है कि लोगों को अपने अर्थव्यवस्था के बारे में, अपने संपत्ति के बारे में, अपने कार्यकलापों के बारे में, अपने दैनिक दिनचर्या के बारे में ज़्यादा समय व्यतीत करना होगा। ज़्यादा समय उनके पास नहीं बचेगा जनसंख्या वृद्धि करने के लिए, और इस तरह से वे अपने कार्यों में लगे रहेंगे, अपने विकास कार्यों में लगे रहेंगे, और जनसंख्या वृद्धि पे कुछ नियंत्रण किया जा सकता है। पुनः आप देखेंगे परिवार नियोजन के माध्यम से, तो परिवार नियोजन आप समझ रहे हैं, फैमिली प्लानिंग के माध्यम से भी जनसंख्या की वृद्धि को दूर कर सकते हैं। जनसंख्या वृद्धि दूर करने के उपाय फैमिली प्लानिंग के माध्यम से कैसे करेंगे, जिसमें हम समझ रहे हैं कि जनसंख्या वृद्धि परिवार नियोजन के माध्यम से, जैसे ऑपरेशन कराकर, आप ऐसे देखते हैं कि अस्पतालों में ऑपरेशन कराने के बाद जो महिलाएं होती है, महिलाओं को प्रलोभन राशि भी दिया जाता है, और इसके साथ साथ महिलाओं को काफ़ी सुविधाएं भी दिया जाता है, या कई तरह के प्राकृतिक और कई तरह के कृत्रिम उपाय होते हैं। जैसे आप देखेंगे कि कृत्रिम उपायों में गर्भ निरोधक गोलियों का इस्तेमाल करके भी दिया जा सकता है महिलाओं को, जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए पुरुषों को भी इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके बाद कॉपर टी का इस्तेमाल करके भी महिलाओं की जनसंख्या नियंत्रण को महिलाओं के माध्यम से रोका जा सकता है। निरोध का इस्तेमाल करके पुरुषों के माध्यम से रोका जा सकता है। तो इन तमाम जो कृत्रिम वस्तुएं हैं, कृत्रिम वस्तुओं के माध्यम से मेडिकेटेड जो थिंग्स हैं, ऐसे मेडिकेटेड थिंग्स के माध्यम से जनसंख्या का नियंत्रण किया जा सकता है। या आप देखेंगे अगले बिंदुओं में कि धन तथा आय का समान और न्यायपूर्ण वितरण करके भी जनसंख्या को नियंत्रित किया जा सकता है। जब व्यक्तियों के अंदर धन को और आय को समान पूर्वक और न्यायपूर्ण रूप ढंग से वितरित किया जाए तो भी जनसंख्या नियंत्रण को संयमित किया जा सकता है। इसके बाद है अगले बिंदुओं को आत्म संयम के द्वारा। तो आत्म संयम तो आप समझ रहे हैं कि अपने आप पे कंट्रोलिंग करके भी जनसंख्या को नियंत्रित किया जा सकता है। स्त्री पुरुष यानी पति और पत्नी जो होते हैं, माता और पिता जो होते हैं, ऐसे संबंध में अगर हम देखते हैं कि पति और पत्नी के रूप में जब वो संबंध निर्वहन करते हैं तो संबंध निर्वहन के क्रम में वे आत्म संयम करके भी और विशेष परिस्थितियों में, विशेष पीरियड में अपने आप को संयम करके, अपने आप को वंचित करके भी जनसंख्या के नियंत्रण को हासिल कर सकते हैं, जनसंख्या को नियंत्रित कर सकते हैं। इसके बाद है शिक्षा का प्रचार तथा प्रसार करके। तो जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए शिक्षा का प्रचार प्रसार होना भी जरूरी है, क्योंकि जनसंख्या के संबंध में शिक्षा के माध्यम से प्रचार प्रसार करके बताया जा सकता है, लोगों को अवगत कराया जा सकता है, लोगों को बताया जा सकता है कि जनसंख्या ज़्यादा से ज़्यादा वृद्धि करना बेहद ही नुकसानदायक हो सकता है, कई तरह की इसमें परेशानियाँ आ सकती है। और यही एक प्रचार का माध्यम है, जो शिक्षा एक माध्यम है जिसके माध्यम से प्रचारित करके बताया जा सकता है। इसके बाद के पॉइंट में अगर हम देखें तो जागरूकता के माध्यम से भी जनसंख्या को नियंत्रित कर सकते हैं। जागरूकता के माध्यम से कैसे कि हर व्यक्ति को जागरूक करेंगे। जागरूक करने के लिए शिक्षा की जरूरत है। जो शिक्षित व्यक्ति होगा वो दूसरों को भी जागरूक करेगा, दूसरों को भी बताएगा, दूसरों को भी समझाने का प्रयास करेगा। ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि करना हमारे लिए ही नहीं बल्कि देश के लिए, और देश के लिए ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए कलंकित कार्य है और ज़्यादा से ज़्यादा परेशानियाँ खड़ी हो सकती है। इसलिए जागरूकता के माध्यम से भी प्रयास किया जा सकता है। इसके बाद आप देखेंगे सरकारी प्रयास के माध्यम से,
तो सरकार द्वारा भी प्रयास किए जा रहे हैं जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए। जैसे आप देख रहे हैं कि अस्पतालों में मुफ्त में गर्भ निरोधक गोलियां दी जा रही है, मुफ्त में निरोध का वितरण किया जा रहा है, मुफ्त में कई तरह के गर्भ निरोधक गोलियों के साथ साथ महिलाओं के लिए कपटी का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इस तरह से सरकारी प्रयास करने के साथ सरकारी प्रयास के माध्यम से कुछ प्रतिबंधित कार्य भी सरकार के द्वारा अगर किया जाए तो जनसंख्या नियंत्रण और तेजी से किया जा सकता है। अब इसके बाद इसी चैप्टर में अगला हम बिंदु देखते हैं कि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के माध्यम से यह जनसंख्या वृद्धि और जनसंख्या वृद्धि के उपाय को देखा गया। तो इसके बाद हम देखेंगे कि जनसंख्या जो वृद्धि नीति है, जनसंख्या की नीति है, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, इसके बारे में हम देखते हैं कि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, इसके माध्यम से हम क्या समझेंगे? राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के माध्यम से जो 2000 ईस्वी में शुरू किया गया था राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, तो इसके बीच में हम समझेंगे कि भारत में जो 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से लेकर 2002 ईस्वी तक चला था, इस 9वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ही यह व्यवस्था किया गया था। इसे स्वीकार किया गया था कि दीर्घकालिक विकास की बात की जाए, यानी कि दीर्घकालिक विकास के साथ तथा जनसंख्या के घनिष्ठ संबंध की बात इसमें की गई थी। विकास क्रिया को बनाए रखने के लिए जनसंख्या को निश्चित करना, यानी जनसंख्या जो प्रक्रिया था इसको निश्चित करना, नियंत्रित करना बहुत ही जरूरी था, यानी कहा जाए तो बिल्कुल ही आवश्यक था। इसी उद्देश्य से 15 फरवरी 2000 ईस्वी को भारत सरकार ने एक नियम पारित किया जिसे राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के नाम से जाना जाता है। नेशनल पॉपुलेशन यानी पॉलिसी एक्ट के रूप में इसको समझा जाता है, जो 15 फरवरी 2000 ईस्वी को इसे लागू किया गया। आप इस डेट को याद रखेंगे, 15 फरवरी 2000 ईस्वी। यानी इस नीति में समान वितरण के साथ दीर्घकालिक विकास के लिए जनसंख्या जो था स्थिरीकरण को, यानी जो स्थिरीकरण था इसको मौलिक आवश्यकता मान लिया गया। इस नीति के माध्यम से तत्कालिक जो मध्यकालीन तथा दीर्घकाल के उद्देश्य थे, ऐसे उद्देश्य के माध्यम से तत्कालिक उद्देश्य के तहत जो यहाँ गर्भ निरोध की आपूर्ति कराना, तत्कालिक जरूरतों को पूरा करना, मूलभूत जो पुनर्जन्म और शिशु स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने की बात कराना, स्वास्थ्य संरचना की स्थिति को सुधार कराना, स्वास्थ्य सेवकों तथा समन्वित जो समन्वय प्रणाली है इसके विकास को सुनिश्चित कराना, इन तमाम बातों को इसमें रखा गया था। मध्यकालीन उद्देश्य में यह उद्देश्य बताया गया था कि इसके अंतर्गत कुल प्रजनन दर को 2010 ईस्वी तक क्या किया जाए कि समन्वित वितरण प्रगति की व्यवस्था इसमें, यानी इस तरह के प्रतिस्थापित दर स्तर पर यह ला देना, यह सुनिश्चित किया गया था। इस प्रकार इस नीति को या ऐसे नीति को दीर्घकालीन उद्देश्य जो 2045 ईस्वी तक जनसंख्या को उस स्तर पर स्थिर बना देना जो दीर्घकालिक विकास की जरूरतों को, सामाजिक विकास तथा पर्यावरण सुरक्षा के अनुरूप यह माना गया। और 2045 तक जनसंख्या को स्थिर करने के लिए राष्ट्रीय जनसंख्या नीति में मुख्यतः 3 बातों का, यानी यहाँ इस नीति में कई बातों का जिक्र किया गया, जिस जिक्र में हम देखेंगे कि सबसे पहला जिक्र था कि शिशु मृत्यु दर को प्रति 1000 30 से नीचे पहुंचा देने का प्रबंध किया गया। दूसरा इसका बात अगर देखेंगे तो मातृ जो मृत्यु दर है, यानी जो मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट है, ऐसे रेट को प्रति लाख 100 के नीचे उतार देना था कि 1 लाख महिलाओं में जो मातृ शिशु दर है वह 100 के नीचे ही चला जाए, उससे ऊपर। इसके बाद इसका तीसरा बिंदु अगर हम देखें तो तीसरा बिंदु यह निश्चित किया गया था कि यानी कि तीसरा बिंदु में रखा गया था कि सार्वजनिक प्रतिरोध का प्रबंध करना, सार्वजनिक प्रतिरोध यहाँ पे लाना। चौथे बिंदुओं में लाया गया सरकार के द्वारा कि प्रशिक्षित लोगों के द्वारा अच्छे अस्पतालों में 80% प्रसव कराने का प्रबंध कराना, कि 80% प्रसव जो हो वह अच्छे अस्पतालों में हो, यानी कि डिलीवरीज केस जो होता है वो 80% यहाँ सरकारी अस्पतालों में किया जाए। पांचवें बिंदु इसमें रखा गया कि एड्स यानी कि एड्स जो बीमारी आप समझ रहे हैं, तो ऐसे एड्स के प्रति लोगों को जागरूकता लाना, जागरूकता प्रदान करना तथा इसे रोकने के हर संभव प्रयास करने का उपलब्ध व्यवस्था कराना। और इसके बाद छठे बिंदु में रखा गया, छठे बिंदु के माध्यम से कि 2 बच्चों के जो छोटे परिवार हैं ऐसे परिवार को अपनाने के लिए प्रोत्साहन देना, यानी ऐसे प्रोत्साहन यानी इंसेंटिव के रूप में प्रयोग में लाना। जैसे आप देखते हैं कि एक नारा है कि हम 2 हमारे 2, ऐसे नारों को प्रोत्साहन में लाना, ऐसे नारों को उजागर करना, लोगों को जागरूक करना, लोगों को बताना। और 7वें बिंदु के रूप में यह प्रस्तुत किया गया कि सुरक्षित गर्भपात के लिए जो सुविधाएं हैं इसे सुविधाओं की वृद्धि कराने का प्रबंध कराना। और 8वें बिंदु में रखा गया कि बाल विवाह को रोकने के लिए
यानी जो कानूनी प्रक्रिया है, यानी कानून को सख्ती से पालन कराने का प्रबंध करना। और 9वें बिंदुओं पर रखा गया कि लड़कियों की विवाह की न्यूनतम आयु जो 18 वर्ष हुआ करता था, 18 वर्ष, और पुरुषों का जो 21 वर्ष था, तो लड़कियों का न्यूनतम आयु यहाँ 20 वर्ष करने का प्रावधान किया गया। और लड़कों के लिए जैसे यहाँ जो औरतें अभी कहा जाता है कि और जो औरतें 21 वर्ष की आयु के बाद शहरी क्षेत्रों में शादी करेंगी, यानी ग्रामीण के लिए 20 वर्ष कहा गया, शहरी के लिए 21 वर्ष, ऐसे व्यवस्था का प्रावधान किया गया। जो बच्चों के बाद अनुवर्णीकरण करा ले, इसके लिए विशेष पुरस्कार की व्यवस्था उनके लिए दिया जाएगा कि जो ऐसे स्थितियों में अपने आप को जो ऑपरेशन करा लेंगे, अनुवर्णीकरण की व्यवस्था करा लेंगे, उनको विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा। तो ऐसे उम्र पे प्रावधान किया गया कि शादी का उम्र इस तरह का हो, अनुवर्णीकरण का प्रावधान इस प्रकार का हो। इसके बाद 11वें बिंदुओं पर देखा जाएगा कि गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले वैसे लोगों के लिए स्वास्थ्य बीमा, जिसे हम हेल्थ इंश्योरेंस कहेंगे, की व्यवस्था कराना। जो 2 बच्चों के बाद अनुवर्णीकरण करा लेते हैं, यानी कि जो स्टेलाइजेशन की व्यवस्था अपने आप में करा लेते हैं, तो वैसे लोगों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस का व्यवस्था किया जाएगा। फिर 12वें बिंदु में सरकार द्वारा किया गया कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति पर नजर रखने के लिए नेशनल कमीशन ऑफ पॉपुलेशन का गठन करना। इस नीति में 2012 तक जनसंख्या को 11,000 मिलियन तक सीमित रखने के लिए 10 वर्षों के लिए एक कहा जाता है एक्शन प्लान की चर्चा की गई। और उस एक्शन प्लान में कई बातों को महत्वपूर्ण रूप से रखा गया। जैसे हम कहेंगे एक्शन प्लान, तो एक प्रश्न आता है कि एक्शन प्लान क्या है। तो एक्शन प्लान के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातों को रखा गया। यह एक्शन प्लान का सबसे पहला महत्वपूर्ण बात था कि ग्राम पंचायत स्तर पर स्वयंसेवी जो वर्ग हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के नाम से जाने जाते हैं, बनाए, जिसमें मुख्य रूप से गृहिणियां ही होगी जो स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं तथा पंचायतों से संपर्क रखेंगी। यह एक्शन प्लान का एक हिस्सा था। दूसरा इसका महत्वपूर्ण बात था कि एलिमेंट्री एजुकेशन जो है, अर्थात प्रारंभिक शिक्षा को अनिवार्य और निःशुल्क प्रदान करने का प्रबंध कराना। तीसरा बात इसमें रखा गया कि जन्म और मृत्यु के साथ विवाह एवं गर्भाधान, यानी जो प्रेगनेंसी होता है, इसके रजिस्ट्रेशन को भी अनिवार्य बना दिया गया कि जो भी विवाह होगा, जो प्रेग्नेंट होंगे, उनको यहाँ रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। इस नीति के द्वारा सरकार 1945 ईस्वी तक जनसंख्या को स्थिर कर देने की आशा करती है। लेकिन इस नीति की आलोचना में यह कहा जा सकता है, क्योंकि यह सरकार द्वारा प्रयास तो किया जा रहा है, लेकिन इसमें आलोचना के रूप में हम कह सकते हैं कि सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण का यहाँ सारा बोझ जो है औरतों पर ही डाल दिया है। मर्दों को स्वतंत्र छोड़ दिया गया है, मर्द इसके जिम्मेदार नहीं माने गए हैं। 2 बच्चों के बाद अनुवर्णीकरण के लिए औरतों के साथ साथ मर्दों को भी प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए, और ऐसा नहीं किया गया है। जनसंख्या नियंत्रण का बोझ औरतों और मर्दों पर अगर बराबर पड़ा होता तो शायद इस पर ज़्यादा प्रभाव पड़ता और इससे ज़्यादा देश को लाभ हो सकता था। राज्य में जो गाडगिल फार्मूला है, इसके अंतर्गत अगर कहा जाए कि जनसंख्या राष्ट्रीय नीति जो है, यानी राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 ईस्वी को अपनाने की जो सिफारिश की गई थी, जिसे हम कहते हैं गाडगिल फार्मूला, यानी कि इसे अलग ढंग से गाडगिल फार्मूला के नाम से भी जाना जाता है। जनसंख्या राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, गाडगिल फार्मूला, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति को जानते हैं। तो इस माध्यम से कहा जाता है, जो सिफारिश की गई इस फार्मूला के तहत केंद्र सरकार द्वारा अर्जित आय में राज्य को उचित हिस्सा मिले, इसकी पुष्टि भी की गई। अर्थात जिस राज्य की जनसंख्या कम होगी, उस राज्य में लोगों की जो प्रति व्यक्ति केंद्रीय आय होगा, यानी केंद्रीय आय में हिस्सा अधिक भी होगा। विशेषकर बिहार जैसे धनी आबादी वाले राज्य के लिए जनसंख्या नियंत्रित करना निहायत ही जरूरी है। यदि ऐसा नहीं होगा तो बिहार के प्रति व्यक्ति आय में निरंतर कमी होती जाएगी, और साथ ही गरीबी और बेरोजगारी जैसे समस्या को झेलने के लिए लोग मजबूर होंगे। तो इस तरह से आज का सीरीज हम लोगों का दूसरा अध्याय समाप्त होता है। पुनः हम अगले अध्याय और अगले सीरीज के साथ मिलते हैं। तब तक आप सभी को एक बार पुनः धन्यवाद।